नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। दोस्तों, ऑनरेरी नायब सुधार 2006 से पहले के रिटायरीज को क्या नायब सुधार के बराबर का पेंशन लागू है? इसको लेकर के 7 मई 2026 को कई सारे पेंशनर्स की याचिका में सुनवाई करते हुए माननीय कोर्ट से जजमेंट सामने आया है। जी हां दोस्तों, माननीय कोर्ट ने क्या कहा? क्या माननीय कोर्ट ने 2006 से पहले के रिटायरीज को ऑनरेरी नायब सुधार जो रैंक के पेंशनर हैं उनको नायब सुधार के बराबर का पेंशन ग्रांट किया या नहीं किया, वो आगे माननीय कोर्ट का जजमेंट का कॉपी आपको दिखाऊंगा दोस्तों। इसके साथ ही साथ कल यानी कि 11 मई 2026 को नेशनल काउंसिल की 49वीं मीटिंग थी। इस मीटिंग में क्या हुआ, किन किन मुद्दों पर बातचीत की गई, कौन प्रेजेंट रहे, उसका एक अपडेट लेके आया हूं, उसके बारे में भी आगे जानेंगे दोस्तों। इसके साथ ही साथ दोस्तों, जब सीपीपीसी से पेंशनर्स का पेंशन भुगतान होता था तो उस समय में न जाने कितने लाखों की संख्या में ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको उनका अधिकार, उनका एंटाइटल्ड पेंशन नहीं मिल पाया, जो अभी धीरे धीरे चीजें सामने आ रही हैं। तो अभी स्पर्श में जो पेंशनर माइग्रेट हो गए हैं, कम से कम उनको स्पर्श में लॉगिन होने से क्या उनको मिला, क्या नहीं मिला, क्या उनकी पेंशन की विसंगति है, वो कम से कम पता तो चल जाता है। लेकिन सीपीपीसी के दौरान ये जानकारी भी पेंशनर्स को नहीं मिल पाती थी। इसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे दोस्तों। और इसके साथ ही साथ कई सारे पेंशनर्स का सवाल है, चिल्ड्रन एजुकेशन का जो पैसा आना है वो अभी तक 2024-25 का पैसा आया ही नहीं, और इसको लेकर के कब तक ये आएगा ये सवाल करते रहते हैं। इसके बारे में भी आगे बताऊंगा। इसके साथ ही साथ कुछ पेंशनर्स 2024-25 का चूंकि अभी तक पैसा आया नहीं तो 25-26 का अप्लाई नहीं कर रहे हैं। क्या 2024-25 का पैसा आए बगैर या उस एप्लीकेशन का प्रोसेस हुए बगैर 25-26 का नहीं अप्लाई करना चाहिए? इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। सबसे पहली जानकारी, जैसे आप देख पा रहे हैं, 2024-25 का चिल्ड्रन एजुकेशन का पैसा कब मिलेगा? पिछला पेंडिंग है तो 2025-26 का अप्लाई नहीं करना है क्या? यह भी सवाल किया जा रहा है कि पिछला 2024-25 का अभी तक भुगतान हुआ नहीं है, तो ऐसे में 2025-26 का जो एप्लीकेशन अभी चल रहा है, क्या उसको हमें अप्लाई नहीं करना चाहिए? दोस्तों, सबसे पहले तो 2024-25 का जो अप्लाई चला था वो मार्च 2026 तक चला था। जी हां, आप सबको पता है पिछले साल वेबसाइट में खामी की वजह से 6-8 महीने डेट आगे एक्सटेंशन कर दिया गया था, जिस वजह से, और रेट भी चेंज हुए थे। पहले 1000 रुपए करके मिलता था, अब 2000 रुपए हर महीने का हर बच्चे का किया गया। तो रेट भी चेंज होने की वजह से देरी तक उसका अप्लाई करने का जो है मौका दिया गया था। तो ऐसे में अभी मार्च तक तो उनका अप्लाई ही हुआ है, और पिछले दिनों एक ईमेल के जरिए जवाब केंद्र सैनिक बोर्ड से यह आया था कि जून से पहले भुगतान नहीं होगा। तो जून महीने के बाद ही 2024-25 वाला भुगतान शुरू होगा दोस्तों। और ऐसे में जरूरी नहीं कि उसी समय पहली बार ही सबको भुगतान हो जाए। सीनियरिटी वाइज जैसे जैसे फंड अलॉट होते रहते हैं वैसे वैसे उसका भुगतान होता रहता है। जून से तो भुगतान शुरू होगा। अब आपका नंबर, मेरा नंबर कब पड़ेगा उसका कोई गारंटी नहीं है। एक पर्टिकुलर सीनियरिटी में उसको भुगतान किया जाता है। तो हो सकता है कि जून में आपका भुगतान ना हो, आगे और समय लगे, 2026 का आखिर तक लगे, हो सकता है 2027 तक चला जाए। तो ऐसे में क्या उस बीच में हमें 2025-26 का अप्लाई नहीं करना चाहिए? अगर आप अप्लाई नहीं करेंगे तो आपका पेंडिंग का पेंडिंग रह जाएगा दोस्तों। इसलिए जो 2025 का 24-25 का भुगतान होना है, नहीं होना है, वो होता रहेगा। अभी फिलहाल 2025-26 का एप्लीकेशन चल रहा है, देरी मत कीजिए, 2025-26 का अप्लाई तुरंत कर दीजिए। बेशक आपका पिछला एप्लीकेशन आपका इंडिविजुअल आईडी के अंदर पेंडिंग है, बेशक जिला सैनिक बोर्ड ने राज्य सैनिक बोर्ड को ना भी भेजा हुआ है या कहीं भी किसी भी लेवल में पेंडिंग है, लेकिन आप 25-26 का अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करना हमारा काम है, भुगतान करना, उसको रिकमेंड करना, अप्रूव करना, वो उनका काम है, उन पर छोड़ दीजिए। कब भुगतान होगा इसके ऊपर हम बहुत कुछ खास कर नहीं सकते। ज्यादा देरी हुआ तो हम बस शिकायत कर सकते हैं। इसलिए अप्लाई करना हमारा काम है, इसके लिए देरी ना करें, जल्दी से अप्लाई करें। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, 2006 से पहले रिटायरी ऑनरेरी नायब सुधार को नायब सुधार का पेंशन मिलेगा कि नहीं? कोर्ट का फैसला आ गया। जी हां, 7 मई 2026 का यह फैसला है दोस्तों, और यह फैसला आया है ऑनरेरी नायब सुधार के कई सारे पेंशनर्स ने इकट्ठा कोर्ट केस किया था, उसका जजमेंट आ चुका है। चलिए जजमेंट देखते हैं दोस्तों। ये सामने आप माननीय एएफटी लखनऊ बेंच का 7 मई 2026 का आदेश देख पा रहे हैं, और ये आदेश है
ऑनरेरी नायब सुधार रैंक के जो रिटायरी 2006 से पहले के हैं उनको नायब सुधार के बराबर पेंशन देने वाले केस के संदर्भ में। जी हां, जितने भी 2006 से पहले के रिटायरी ऑनरेरी नायब सुधार हैं, क्या उनको नायब सुधार के बराबर का पेंशन लागू है? इसी मसले को लेकर के माननीय कोर्ट में कई सारे पेंशनर चले गए थे। आप यहां डिटेल्स देखेंगे तो बहुत सारे पेंशनर्स ने, बहुत सारे ऑनरेरी नायब सुधार रैंक के पेंशनर्स ने, जो कि 2006 से पहले के रिटायरी हैं, और उनके इवन फैमिली पेंशनर्स, उनके घर वालों ने भी मिल करके ये कोर्ट केस किया था। तो अब इस केस का जजमेंट आ चुका है दोस्तों। 7 मई 2026 को माननीय एफटी लखनऊ ने इस केस को लेकर, इस मुद्दे को लेकर के जो जजमेंट दिया है वो ही आपके सामने रख रहा हूं। आप देखिए, ये ऑर्डर है। दिस बंच ऑफ एप्लीकेशन हैज बीन फाइल्ड अंडर सेक्शन 14 ऑफ द एफटी एक्ट 2007 फॉर फिक्सिंग ऑफ पेंशन इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑनरेरी नायब सुधार who are pre-2006 retirees. The applicants in the above cases having completed 24 years service were granted honorary rank of Naib Sudar after discharge from service, and they are seeking pension in the rank of regular Naib Sudar based on implementation of 6 CPC and policy letter dated 12 जून 2009 issued by Government of India Ministry of Defense। यानी कि छठा पे कमीशन का रिकमेंडेशन और 12 जून 2009 का भारत सरकार का लेटर के बेस पर ये जो 2006 से पहले के रिटायरी ऑनरेरी नायब सुधार हैं, जो नायब सुधार के बराबर का पेंशन की मांग कर रहे हैं, उन्हीं के मुद्दे को लेकर, उन्हीं के केस को लेकर के ये सुनवाई हुई है, यहां पर कहा गया है। चलिए, अब माननीय कोर्ट ने कई सारे पुराने जजमेंट्स का भी यहां पर रेफरेंस दिया और डिटेल्स में यहां पर सारी चीजों को छानबीन करने के बाद जो जजमेंट दिया है वो हम आगे चल के समझते हैं कि माननीय कोर्ट ने क्या ऑनरेरी नायब सुधार 2006 से पहले के रिटायरीज को भी नायब सुधार का बराबर का पेंशन पाने का हकदार माना है या नहीं माना है। चलिए अब देखते हैं हम जजमेंट वाला जो लाइन है उसमें चलते हैं। ये देखिए 9 नंबर पैराग्राफ, इन व्यू ऑफ द अबव, सिंस द एप्लीकेंट्स इन द बंच ऑफ ओरिजिनल एप्लीकेशंस हैड नॉट सर्व्ड ऑन द पोस्ट ऑफ नायब सुधार, they are not entitled to pension of a regular naib sudhar as claimed by the applicants. The original application being bereft of merit are liable to be dismissed. These are accordingly dismissed. यानी कि माननीय कोर्ट ने इस मसले को, इस केस को डिसमिस कर दिया, खारिज कर दिया। यानी कि माननीय कोर्ट ने माना है कि 2006 से पहले के जितने भी रिटायरी ऑनरेरी नायब सुधार रैंक के पेंशनर हैं, उनको ऑनरेरी नायब सुधार रैंक के हिसाब से ही पेंशन मिलेगा, उनको रेगुलर नायब सुधार के बराबर का पेंशन नहीं मिलेगा। ऐसा माननीय कोर्ट ने जजमेंट सुनाया है। दोस्तों एक बार फिर से पुराने ऑनरेरी नायब सुधार रैंक के पेंशनर्स को और उनके फैमिली पेंशनर्स को नायब सुधार के बराबर के पेंशन से मना कर दिया गया है कोर्ट द्वारा भी। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, आ गया अपडेट 49वें नेशनल काउंसिल की मीटिंग से। क्या हुआ कल देखें। जी हां, कल कौन कौन मौजूद रहे, कितने एजेंडा पॉइंट्स में बातचीत हुई है, उसका एक अपडेट सामने आया है, उसको देखते हैं। दोस्तों कल यानी कि 11 मई 2026 को भारत सरकार के साथ जेसीएम की 49वीं मीटिंग थी, जिसको नेशनल काउंसिल की मीटिंग कहा गया है, और 48वीं मीटिंग पिछले 6 साल पहले हुई थी। तो 2021 के बाद यानी कि 5 साल, लगभग 6 साल के बाद यह मीटिंग हुई है, जिसका बहुत महत्व है दोस्तों, क्योंकि जेसीएम एक ऐसी संस्था है जो सभी कर्मचारियों, पेंशनर्स को भी रिप्रेजेंट करती है और भारत सरकार द्वारा रिकॉग्नाइज्ड संस्था है। बहुत पुरानी संस्था है, लगभग 60 साल हो चुके हैं इस संस्था को। और इसके साथ जो मीटिंग हुई है, जिसको कैबिनेट सेक्रेटरी ने चेयर किया, यानी कि कैबिनेट सेक्रेटरी इसके चेयरमैन रहे इस मीटिंग के। और इस मीटिंग का जो अपडेट आप देख पा रहे हैं, आप देखिए, कैबिनेट सेक्रेटरी चेयर्ड 49 जेसीएम मीटिंग, 24 एम्प्लॉइज वेलफेयर एजेंडा आइटम्स डिस्कस, यानी कि कुल मिलाकर के 24 एजेंडा पॉइंट्स पर यह डिस्कशन चला है। देखिए, एट द आउटसेट ऑफ द मीटिंग द कैबिनेट सेक्रेटरी वेलकम्ड ऑल पार्टिसिपेंट्स एंड कांग्रेचुलेटेड मेंबर्स ऑफ बोथ साइड, स्पेशली द स्टाफ साइड, ऑन द कंप्लीशन ऑफ 6 डिकेड्स ऑफ द जेसीएम फ्रेमवर्क। यानी कि देखिए 60 साल हो चुके हैं जेसीएम को बने हुए, इतनी पुरानी संस्था है। तो मीटिंग में सबसे पहले तो उसके लिए कांग्रेचुलेट किया गया, बधाई दी गई। और ये देखिए कुछ फोटोग्राफ्स आप देख पा रहे हैं मीटिंग के दौरान के फोटोग्राफ्स। अब देखिए यहां पर कुल 24 मुद्दों पर जो है बातचीत चली है।
अब देखिए डिटेल्स में यहाँ पर डायमंड जुबिली ईयर ऑफ जेसीएम स्कीम हाईलाइटेड, कई सारे ऐसे भी जो है यहाँ पर सामने आई हैं बातें। देखिए द कैबिनेट सेक्रेटरी नोटेड दैट ओवर द इयर्स ऑफ जेसीएम मैकेनिज्म हैज evolved into an important democratic administrative platform that helps, यानी कि ये जो जेसीएम है वो किन किन चीजों में मदद करता है उसका एक यहाँ पर एक ब्यौरा दिया गया है। एड्रेस एम्प्लॉयज ग्रीवेंसेस, इम्प्रूव सर्विस कंडीशंस, facilitate policy communications, strengthen the industrial harmony, promote participatory governance within the government system। तो इस तरीके के काम करता है जेसीएम, ये कहा गया है। आगे देखिए सीनियर स्टाफ एंड गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी कि कौन कौन मौजूद रहे। देखिए श्री राघवैया लीडर ऑफ द स्टाफ साइड, श्री शिव गोपाल मिश्रा सेक्रेटरी ऑफ द स्टाफ साइड along with 28 एडिशनल स्टाफ साइड रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी कि कुल मिलाकर के ये 2 मेंबर्स और बाकी 28 मेंबर, यानी कि कुल मिलाकर स्टाफ साइड की तरफ से 30 मेंबर मौजूद रहे इस मीटिंग में। अब देखिए और ऑफिशियल साइड में जो बड़े बड़े अधिकारी कौन थे, सेक्रेटरी पर्सनल थे, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर थे, अदर सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल भी थे और कैबिनेट सेक्रेटरी भी मौजूद थे। तो देखिए दोस्तों कुल मिलाकर 24 ऐसे एजेंडे पॉइंट्स पर जो है डिस्कशन चली है। अभी इस मीटिंग का जो डिटेल में नोट्स ऑफ मीटिंग आता है, मिनट शीट जो आता है वो अभी जारी नहीं हुआ है, लेकिन कुल मिलाकर देखिए किन किन मुद्दों पर जो है मोटा मोटा बातचीत चली है। वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज, वर्किंग कंडीशंस, सर्विस मैटर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर और ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज, ये मुद्दे रहे। कुल मिलाकर ये बिंदुओं पर बातचीत हुई है। गवर्नमेंट सेज कंटिन्यूअस डायलॉग हेल्प रिजॉल्व मल्टीपल एम्प्लॉय इश्यूज, यानी कि एम्प्लॉयज के बहुत सारे इश्यूज रिजॉल्व करने में बातचीत से जो है मदद मिली, ऐसा सरकारी पक्ष ने कहा है। और देखिए he stated that the many discussion conducted under the mechanism have led to revision of official instructions, यानी कि ये सारी चीजें जो है हुई हैं। 24 employee welfare agenda items discussed during 49th meeting, a total of 24 agenda items, यानी कि कुल मिलाकर 24 जो है एजेंडा आइटम्स का डिस्कशन हुआ है, उनके ऊपर जो है चर्चा चली है, जिसमें वेलफेयर मेजर्स थे, सर्विस कंडीशन थे, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज थे, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन कंसर्न थे, एम्प्लॉयज ग्रीवेंसेस थे। तो इस तरीके से बहुत सारे विषयों को लेकर के दोस्तों जेसीएम की ये बैठक हुई है। कल की मीटिंग का आप जैसे ही मिनट्स ऑफ मीटिंग सामने आएगा, डिटेल्स में एजेंडा वाइज कौन से एजेंडा में क्या जो है पॉइंट, क्या दलीलें, क्या जस्टिफिकेशन रखे गए और उसका सरकारी पक्ष की तरफ से क्या निष्कर्ष निकाला गया, कौन से पॉइंट्स एक्सेप्ट किए गए, कौन से पॉइंट्स पेंडिंग रखे गए, वो सारा डिटेल्स मिनट्स ऑफ मीटिंग में आएगा। वो जैसे आएगा उसके बारे में मैं आपको जानकारी जरूर दूंगा। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, पुराने पेंशनर्स को अभी भी मिल रहा है एरियर स्पर्श से, क्या सीपीपीसी दूध के दूल्हे थे? दोस्तों हम स्पर्श की अमूमन शिकायत करते रहते हैं, टेक्निकली बहुत सारी खामियां स्पर्श में हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्या सीपीपीसी या डीपीडीओ या ट्रेजरी जिसके थ्रू से भी आप पेंशन लेते थे, क्या वो दूध के दूल्हे थे? आपको एग्जाम्पल के तहत मैं आपको समझाता हूं। जब भी सीपीपीसी के जरिए हमें पेंशन मिलता था, हमें पता ही नहीं चलता था बेसिक पेंशन कितना है, डीए कितना है, कितना अमाउंट है, क्योंकि पेंशन स्लिप तो पेंशनर को मिलता नहीं था, ना ही पीपीओ का कॉपी ज्यादातर पेंशनर के पास होता था। तो ऐसे में सीपीपीसी से कोई एरियर को ले पाना बड़ा मुश्किल हो जाता था। इसीलिए आज के डेट में भी 2016 के, 2002 के, 2008 के जो भी एरियर्स हैं जो सीपीपीसी द्वारा कब के भुगतान कर दिए जाने चाहिए थे, आज के डेट में जब पेंशनर्स जागरूक होकर के इसकी मांग कर रहे हैं, तब नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट बना करके सीपीपीसी द्वारा भेजा जाता है स्पर्श को। तो ऐसे में एक नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट पहले देख लीजिए दोस्तों। ये 29 अप्रैल 2026 का ये लेटर देखिए, जो कि एसबीआई ने भेजा है पीसीडीए को, पीसीडीए का स्पर्श विंग को भेजा गया है, और ये एक नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट है दोस्तों। और नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट है 568 सर्कुलर का, एक नायब सुधार रैंक के पेंशनर का, ये 1,88,489 रुपए का 568 सर्कुलर का एरियर जो भुगतान किया जाना था 2016 में नहीं किया गया, लेकिन अभी सैनिक पाठशाला के साथ जुड़ने के बाद उनके पेंशनर द्वारा, फैमिली पेंशनर द्वारा ये क्लेम करने के बाद अब जाकर के नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट बैंक ने जारी किया, सीपीपीसी ने जारी किया। तो देखिए ये नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट है, बकायदा इसमें अमाउंट भी लिखा हुआ है और ये पेंशनर को भी इसका कॉपी भेजा गया है, और इसके साथ ही साथ कैलकुलेशन शीट भी है। ये देखिए
प्रेमावती जी का है ये। तो कैलकुलेशन शीट भी है, जनवरी 2006 से लेकर किस तरीके से उनका बकाया बचा हुआ था पूरा कैलकुलेशन करके 3-4 पेज का ये कैलकुलेशन शीट है। उसके आखिर में ये देखिए 1,88,499 रुपए का एरियर का कैलकुलेशन निकाल करके ये नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट स्पर्श को भेज दिया है बैंक की तरफ से। अब ये जो नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट आपने देखा दोस्तों, ये 2006 से पहले के रिटायरी न्याय सुधार रैंक के फैमिली पेंशनर का नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट है। अब इनको 568 सर्कुलर का एरियर कब मिलना था? अक्टूबर 2016 में मिल जाना चाहिए था, नहीं दिया, पेंशनर्स को भी पता नहीं था। तो ऐसे न जाने हजारों लाखों की संख्या में कितने केसेस होंगे जिसमें पेंशनर्स जागरूक नहीं है, जिसमें पेंशनर्स को पता ही नहीं है उनको क्या मिला क्या नहीं मिला। तो ऐसे लाखों की संख्या में पेंशनर्स का सीपीपीसी, डीपीडीओ या तो फिर ट्रेजरी द्वारा हो सकता है एरियर्स ना दिया गया, और हो सकता क्या है हुआ है ऐसा, क्योंकि लाइव एग्जांपल्स हमको मिल रहे हैं कि नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट बना बना करके भेजा जा रहा है। खैर अभी तो पेंशनर्स जाग रहे हैं, सैनिक पाठशाला के साथ जुड़ रहे हैं, बहुत सारे अपने मसले हल करा रहे हैं। तो उस समय में जिन पेंशनर का मान लीजिए गलत भुगतान होते होते ही पेंशनर भी गुजर चुके हैं, उनका फैमिली पेंशन लेने वाला भी कोई नहीं है, तो वो तो गवर्नमेंट के खाते में ही रह गया, वो तो उनको कब का मिलना चाहिए था जो कभी नहीं मिला। हो सकता है मान लीजिए एक जिसको 568 सर्कुलर का एरियर लागू हो पेंशनर, उनको नहीं दिया सीपीपीसी ने, और उनकी मान लीजिए भगवान ना करे उनकी मृत्यु 2019 में, 20 में, 21 में, 24 में हो गई, और अभी आज के डेट में अगर हम उनके बारे में सोचें तो वो तो अपना एरियर लिए बगैर ही चले गए। तो ऐसे पता नहीं कितने केसेस होंगे। तो दोस्तों स्पर्श में माइग्रेशन होने के बाद स्पर्श की टेक्निकल प्रॉब्लम्स है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कम से कम हमें यह तो पता चलता है कि हमारा डिटेल्स क्या है, हमारा क्या लागू है, क्या उनको दिया गया है, क्या बेसिक है, क्या डीए दिया गया, क्या रिकवरी किया गया, सब कुछ कम से कम पता तो चल जाता है। जी हाँ, अगर कोई लॉग इन ही नहीं हो रहा है, अपना डिटेल्स ही नहीं देख रहा है, उसकी बात अलग है, वो तो उनकी खुद की गलती है। लॉग इन होना है, आपने अपनी जो भी उसके अंदर सुविधाएं हैं उनका इस्तेमाल करना है। तो कहीं ना कहीं स्पर्श को पॉजिटिवली लेते हुए हमें उसकी कमियों को दूर करने की कोशिश करनी पड़ेगी, कमियां बहुत हैं अभी भी। तो मेरा यह मानना है, आप क्या मानते हैं दोस्तों, जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आने वाले समय में और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।